आज व्यू 360 में जापान में G20 समिट का आगाज। क्या अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती जंग का फायदा पाकिस्तान जैसे ममालिक को हो सकता है? This president has ripped it out. अमेरिका में सदारती इंतखाबात की दौड़, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहिसे का दूसरा दौर और तालिबान के साथ मुज़ाकरात के बारे में अफगान सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों के खदशात। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। दुनिया की अहम मईशतों के रहनुमा जापान के शहर ओसाका में G20 सरबराह इजलास के लिए जमा हैं। ये मुलाकातें एक ऐसे वक्त हो रही हैं जब उन मुल्कों के दरमियान तजारती तनाज़ात अरूज पर हैं। सदर ट्रंप ने चीन को $300 अरब की मसनूआत पर इजाफी टैक्स आयद करने के लिए 6 माह की मोहलत देने से इनकार कर दिया है। दोनों मुल्कों के दरमियान अब तक कोई तजारती मुआहिदा भी तय नहीं पा सका। भारत की जानिब से अमरीकी मसनूआत पर टैक्स की शरह बढ़ाने को सदर ट्रंप ने तनकीद का निशाना बनाया है, मगर भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात से कबल सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान किसी बड़ी डील का ऐलान हो सकता है, मगर उन्होंने इसकी तफसील नहीं बताई। G20 सरबराह इजलास के मौके पर रूस, भारत और चीन की क़यादत ने माशी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर उनकी माशी पॉलिसियों पर तनकीद की। रूस, चीन और भारत के दरमियान ताउन मुनसिफाना और मल्टीपोलर दुनिया के क़याम के लिए मिसाल बन सकता है, जहां अपनी मईशतों को दूसरों के लिए बंद करने, यकतरफा इक़दामात उठाने और गैर कानूनी पाबंदियां लगाने को मुस्तरद किया जाता है। 19 मुल्कों और यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल G20 कॉन्फ्रेंस माशी और सियासी हरीफों को एक मेज़ पर लाती है। उनके दरमियान ताउन आलमी मईशत के इस्तेहकाम और अमन के लिए इंतहाई ज़रूरी है और तजारती जंग दूसरे मुल्कों को भी मुतासिर करती है। 2018 में इस इश्तराक में शामिल मुल्कों की मजमूई पैदावार दुनिया की कुल GDP का 85% हिस्सा थी। आलमी इन्वेस्टमेंट में 80% उनका हिस्सा है। दुनिया की 75% तजारत G20 के रुकन मुल्कों में हो रही है। G20 इत्तेहाद दुनिया की 66% आबादी के मफादात की तर्जुमानी करता है। इसका क़याम 19 साल पहले 1999 में हुआ था। आज ये कितना मौसर है और पाकिस्तान समेत तरक्की की राह पर गामजन दीगर मुल्कों के लिए क्या अहमियत रखता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरमायाकारी अमूर के माहिर अजीज़ यूनुस, जिनसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आखिर लोगों पर इसका क्या फ़र्क पड़ता है और क्यों माशी हालात जो हैं, और जब दो बड़ी मईशतें बल्कि 3 भारत, चीन और अमेरिका अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो आम शहरी इससे किस तरह मुतासिर होगा, क्योंकि ज़ाहिर है मईशत का असर शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर भी होता है। वेलकम टू द स्टूडियो अजीज़। सबसे उज़ैर, माफ़ कीजिएगा उज़ैर, ये बताइए कि सबसे पहले वही कि G20 की अहमियत क्या है? G20 की अहमियत ये है कि एक बड़ा ब्लॉक है जिसमें इनिशली 1999 में जब ये बना था तो इसका मकसद था कि दुनिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं उससे बचाना। लेकिन अगले चंद सालों के बाद जो है ये एक बैनुल-अक़वामी कोऑपरेशन का एक वेन्यू बन चुका है, जहाँ बड़ी मईशतें एक साथ बैठकर बड़े मसाइल के ऊपर फोकस करती हैं, जिसमें तिजारत भी और जिसमें क्लाइमेट चेंज जैसे मामलात पर भी गुफ्तगू की जाती है। अच्छा, चीन और अमेरिका में तो 1.5 साल हो गया है तजारती जंग जारी है। भारत से भी अमेरिका कह रहा है कि टैक्स ना लगाए। तो ये जंग, तीनों मुल्क आपस में तजारती जंग कब तक जारी रख सकते हैं? जी, एक तब्दीली आई थी एक तरह से कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के बाद जो है ये G20 के अंदर ये इख्तलाफात सामने आ गए, जहां भारत भी इन्वॉल्व है टैरिफ्स के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ भी जंग लड़ रहे हैं, तो ये एक बड़ा मसला है और लोगों का खदशा ये है कि ये इन ट्रेड वॉर्स की वजह से G20 का जो बड़ा एजेंडा है वो साइडलाइन हो जाएगा। और जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट शी से मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी और पुतिन मुलाकात करेंगे, तो यही बड़ा टॉपिक रहेगा इस G20 समिट के अंदर। अच्छा, उन शहरियों पर क्या असर पड़ेगा इस जंग का जो कि बराह रास्त उन मुल्कों से ताल्लुक़ नहीं रखते? जी, उस पर यह होगा कि जब ये सर्द जंग चलेगी तो दुनिया की जो ग्लोबल ग्रोथ है वो स्लो डाउन होगी। उस स्लो डाउन की वजह से खदशा ये है कि जो तिजारत है दुनिया के अंदर, जिसकी बिना पर आम लोग जो हैं वो नौकरियां हासिल करते हैं, वो उसमें कमी आ सकती है। दूसरा उसका खदशा ये है कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया इस जंग की वजह से, तो 2008 जैसी सूरत हाल जहाँ पूरी इकॉनमी दुनिया की एक डिक्लाइन में चली जाएगी, उसकी वजह से लोगों की नौकरियाँ, लोगों की सेविंग्स, लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सरमायाकारी अमूर के माहिर उज़ैर यूनुस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू।
G20 के मौके पर उम्मीद की जा रही है कि कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर सदर ट्रंप वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जारी तनाव पर भी आलमी रहनुमाओं से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के दौरे पर आए अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान को आमादा करने में अहम किरदार अदा कर सकता है क्योंकि दोनों का एक दूसरे पर गहरा इन्हिसार है। इस्लामाबाद में एक फोरम से खिताब करते हुए सदर गनी ने कहा कि पाकिस्तान को माजी की गलत हिकमत अमली का एहसास हो चुका है और आगे के लिए दुरुस्त हिकमत अमली पर गौर हो रहा है जिसमें तवज्जो सब फ़िरक़ैन को आमादा करने पर होनी चाहिए। अफगान सदर अशरफ गनी से इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी के वज़न के तहत अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ को तरजीह देता है और एक ऐसे अमन अमल की हिमायत करता है जिसकी सरपरस्ती खुद अफगान करें। अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर हफ्ते के रोज़ दोहा में शुरू होने वाला है। अफगान सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के कारकुन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि तालिबान के साथ किसी समझौते का आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। हाल ही में तालिबान ने मीडिया इदारों को धमकी भी दी है कि वो तालिबान मुखालिफ मवाद शाया करने से गुरेज करें वरना उन्हें सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सन 2001 में जब तालिबान को इक़्तिदार से हटाया गया तो तब से लेकर अब तक बहुत से अफगान रेडियो और टेलीविजन तक रसाई के आदी हो चुके हैं जो कि तालिबान के दौर में पाबंदियों का शिकार थे। अब तो सिर्फ काबुल में सैकड़ों रेडियो स्टेशंस और बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स कायम हैं। ऐसे में जबकि मीडिया की सनत फल फूल रही है, तालिबान के साथ अफगानिस्तान की जंग जारी है। जंग को खत्म करने के लिए जारी मुज़ाकरात ने सहाफ़ियों और मीडिया की सनत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हमें अमन मुज़ाकरात पर यकीनन तशवीश है। अगर सहाफ़ी और ख़वातीन के नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखे बगैर मुआहिदा तय पाता है और मीडिया की आज़ादी और औरतों के हुकूक पर इसके मनफी असरात मुरतब होते हैं तो ये बात किसी तौर काबिल कबूल नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में काम करने वाले सहाफ़ियों को पहले ही संगीन खतरात का सामना है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक सिर्फ 2018 में 16 सहाफ़ी मारे गए थे। सरगर्म कारकुनों का कहना है कि अगर तालिबान ने दोबारा इक़्तिदार हासिल कर लिया तो सहाफ़ियों को और भी ज्यादा खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तालिबान ने अभी तक इस बात का इशारा नहीं दिया कि वो आज़ादी इजहार राय और मीडिया की आज़ादी को कबूल करेंगे या नहीं। उन्होंने कहा है कि वो आज़ादी इजहार राय को मानते हैं लेकिन सिर्फ इस्लामी कवानीन के तहत। हमारे सहाफ़ी जो अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं वो उनके ख्यालात से इत्तफाक नहीं करते। उन्होंने कुछ हुदूद मुतय्यन कर रखी हैं मगर हमारे लिए हमारा आइन सुर्ख लकीर है और उसमें कवानीन वाज़ेह हैं। ताहम अफगान ओहदेदारों का कहना है कि इजहार राय और मीडिया की आज़ादी पर तालिबान के साथ समझौता नहीं हो सकता। ये मुमकिन है कि तालिबान मीडिया की आज़ादी महदूद करने की तजवीज़ पेश करें। ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। मीडिया आज़ाद होगा और हमारे आयन के दायरे में आज़ादी इजहार का हक बरकरार रहेगा। इस मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। ताहम तालिबान ने पीर के रोज जवाबी कार्रवाई करते हुए मीडिया ग्रुप्स को मुतनब्बे किया कि वो सरकारी फंड से चलने वाले ऐसे इश्तिहारात बंद कर दें जिनमें अफगान शहरियों से कहा गया है कि वो तालिबान की मुश्तबा सरगर्मियों के बारे में इत्तला दें। तालिबान ने मजीद कहा है कि वो मीडिया ग्रुप्स और सहाफ़ी जो इस इश्तिहारी मुहिम को बंद नहीं करेंगे उन्हें फौजी अहदाफ तस्वुर किया जाएगा। खैरुल्लाह रसूली की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमरीका के अगले सदारती इंतखाब में सदर ट्रंप का मुकाबला कौन करेगा? इसके लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के तकरीबन 24 अरकान इस वक्त मैदान में हैं। इनमें से 10 के दरमियान पहला मुबाहिसा हुआ बुध की शाम। मजीद 10 के दरमियान मुबाहिसा हुआ कल रात अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में, जिसे अमरीकी TV NBC ने मुनक्किद करवाया। इस मुबाहिसे में शामिल कुछ नुमाया उम्मीदवारों में सबसे आगे हैं साबिक नायब सदर जो बाइडन। 76 साला बाइडन 1970 से सियासत में हैं। वो पहले 2 मरतबा सदर के ओहदे का इंतखाब लड़ने की कोशिश कर चुके हैं। एक और मकबूल उम्मीदवार हैं सेनेटर कामला हैरिस। 54 साला कैमला हैरिस वकील भी हैं और उनकी वालदा का ताल्लुक भारत से है। 2016 की तरह इस बार भी बर्नी सैंडर्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 77 साला बर्नी अमरीकी कांग्रेस की तारीख में सबसे ज़्यादा अरसे से मौजूद आज़ाद सियासतदान है मगर वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ही वोट करते हैं। और इन सदारती इंतखाबात की दौड़ में सबसे कम उम्र उम्मीदवार है पीट बुरजीज। 37 साला बुरजीज अपने मुख्तसर सियासी करियर में अब तक सिर्फ मेयर के ओहदे तक ही पहुंच सके हैं।
इस वक्त हमारे साथ अमान अजहर व्हाइट हाउस से मौजूद है। अमान, सबसे पहले ये बताइए कि जो उम्मीदवार हमें नजर आए वो राय आमा के जायजों के मुताबिक सबसे आगे हैं, तो कितना सख्त मुकाबला हुआ स्टेज पर कल रात? जी, खासी लाइवली डिबेट थी, गर्मा गर्म डिबेट थी। जैसे आपने कहा, इस वक्त पोल्स के मुताबिक जो बाइडन सबसे आगे हैं, लीड रखते हैं, इसलिए वो शायद इन तमाम उम्मीदवारों के हदफ पर भी थे, जिसमें उनकी पिछले कुछ अरसे में जो उन्होंने नस्ल परस्ती की कुछ सेनेटर्स की हमायत की या उसके या जो बसिंग का मामला आया स्कूलों में सेग्रीगेशन को कम करने के हवाले से, उस पर उन पर खासी तनकीद भी हुई। उनके बाद क्योंकि बर्नी सैंडर्स हैं और ये दोनों हजरात जो बाइडन और बर्नी सैंडर्स क्योंकि 70 उम्र से ज़्यादा के हैं, तो जो पार्टी के डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने भी यंगर उम्मीदवार थे उनके अलावा, उनकी तरफ से इस मामले पर भी उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। तो फिलहाल तक के जायज़ों के मुताबिक तो ये सूरत हाल रही। अगर इस पूरी डिबेट का एक अहाता करें तो आप देखिए, इसमें 10 उम्मीदवार शामिल थे और कौन कौन से मौज़ूआत इसमें ज़ेर बहस आए, उसको मैंने उसके बारे में एक रिपोर्ट भी मैंने तरतीब दी है। आइए ज़रा उसका जायज़ा उस रिपोर्ट की सूरत में लेते हैं। जुमेरात को रियासत फ्लोरिडा के शहर मायामी में अमरीकी टीवी चैनल NBC की जानिब से मुनक्किदा मुबाहिसे में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार और साबिक नायब सदर जो बाइडन ने वाज़ेह किया कि वो एक बार फिर क्यों इंतखाब लड़ना चाहते हैं। मैं इस मुल्क की क़यादत इसलिए संभालना चाहता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में मुल्क की रूह को बचाना है। इसे सदर ट्रंप ने तबाह कर दिया है। बाइडन के बराबर में वर्मोंट से सेनेटर बर्नी सैंडर्स खड़े थे, जो बतौर सदारती उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। उनका कहना था कि अमेरिका के मसाइल सदर ट्रंप को शिकस्त देने से बढ़कर हैं। उस वक्त तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक हम वॉल स्ट्रीट, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दिफाई सनत और ईंधन की सनत का मुकाबला करने की जुर्रत नहीं करेंगे। 2 घंटे तक जारी रहने वाले मुबाहिसे के दौरान बाइडन अपना दिफा करने पर मजबूर भी नजर आए। कैलिफोर्निया से सेनेटर कामला हैरिस ने बाइडन को माजी में नस्ल परस्ती के हामी सेनेटरों से इत्तफाक राय कायम करने पर तनकीद का निशाना बनाया। ये सुनना तकलीफ दे था जब आपने उन 2 सेनेटरों की शोहरत के बारे में गुफ्तगू की जिन्होंने नस्ल परस्ती की बुनियाद पर अपनी सियासत चमकाई थी। बाइडन और सैंडर्स दोनों की उम्र 70 साल से ज्यादा है और डेमोक्रेटिक पार्टी में उम्र पर मबनी तकसीम उस वक्त वाज़ेह तौर पर सामने आई जब कैलिफोर्निया से कांग्रेसमैन एरिक स्वालवेल बाइडन से मुखातिब हुए। मैं 6 साल का था जब एक सदारती उम्मीदवार ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क की बागडोर नई नस्ल को थमाई जाए। वो उम्मीदवार उस वक्त जो बाइडन था। वो ठीक ही कह रहे थे, वक्त आ गया है कि क़यादत नई नस्ल को दी जाए। दूसरे जवां साल डेमोक्रेट जो पिछले महीनों में इंतखाबी सर्वे में उभर कर सामने आए हैं, वो है रियासत इंडियाना से ताल्लुक रखने वाले मेयर पीट बुटिजेज। स्टेज पर मौजूद दीगर उम्मीदवारों की तरह उन्होंने भी सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। हमें मुनाफकत को मुनाफकत ही कहना चाहिए। एक जमात जो अपना ताल्लुक मसीहियत से जोड़ती है और फिर समझती है कि सरहद पर गार्ड्स के हाथों खानदानों को एक दूसरे से जुदा करने से खुदा खुश होता है या बच्चों को पिंजरों में रखने की खुदा हिमायत करता है, तो वो जमात मजहब की जबान इस्तेमाल करने का हक खो देती है। अमान, वैसे तो सदर ट्रंप G20 के लिए जापान में हैं, मगर उन्हें डिबेट देखी और ट्वीट भी किया। क्या कहा उन्होंने? जी हाँ, वो ओसाका में मौजूद है, लेकिन उन्होंने यकीनन वक्त निकाला, बल्कि 3 से 4 ट्वीट्स की और उनकी जो आखिरी ट्वीट इस हवाले से थी वो 2 घंटे पहले आई, जिसमें उनका कहना था कि जो बाइडन और बर्नी सैंडर्स के लिए कल का दिन ज़्यादा अच्छा नहीं था। एक थकन का शिकार था, जैसे कि उन्होंने स्लीपी जो के हवाले से कहा, और दूसरे बर्नी सैंडर्स के बारे में उनका कहना कि वो पागल हैं, नट्स का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। और उसके अलावा जो उनकी बाकी ट्वीट्स थी उसके हवाले से उन्होंने जो डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम उम्मीदवारों ने जो उनके बकौल सदर के बकौल गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए सेहत आमा के मंसूबों का ऐलान किया, उसको हदफ तनकीद बनाया और कहा कि उन्हें अमरीकी शहरियों का शायद ज़्यादा ख्याल होना चाहिए। जी, ये थे व्हाइट हाउस से हमारे साथी अमान अजहर, थैंक यू। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और अगर आपको वेबसाइट तक रसाई में मुश्किल हो रही है तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जहां आपको हमारी तमाम कंटेंट बआसानी मिलेगी। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम तो वर्ल्ड कप में भारत से हार गई, लेकिन पाकिस्तान की व्हील चेयर क्रिकेट टीम भारत से एशिया कप 2019 जीत कर वतन वापस आई है। तो अगर आप पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से परेशान हैं तो अपने मुल्क की उस दूसरी क्रिकेट टीम की खुशी का हिस्सेदार बन सकते हैं। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम से मिलवा रही हैं लाहौर से समन खान। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम अपने नाम से जिस कदर स्पेशल है, उतनी ही खास अपने खेल में भी है।
18 मई 2019 को नेपाल में होने वाले एशिया कप T20 में रवायती हरीफ भारत को शिकस्त देकर ट्रॉफी घर लेकर आई है। भारत की जानिब से दिए गए 211 रन के हदफ को पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 19.3 ओवर्स में मुकम्मल किया। व्हीलचेयर पे बैठ के बॉलिंग फील्डिंग एवरीथिंग उस पे करनी है और हमने नीचे नहीं उतरना, मतलब सेम होते हैं, रोल्स वगैरह सेम है, लेकिन व्हीलचेयर की वजह से हमें ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान व्हीलचेयर काउंसिल 2012 में तश्कील दी गई। कराची और लाहौर समेत मुल्क के दूर दराज हिस्सों से खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया, लेकिन बैन अल-अक़वामी सतह पर अपने खेल को ले जाने वालों के पास तरबियत के लिए ना कोई ग्राउंड्स हैं, ना ही नेट कोर्स। तमाम तर प्रैक्टिस खिलाड़ी अपनी मदद आपके जज्बे के तहत करते हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए हमारे पास कुछ ऐसी जगह, प्रॉपर जगह नहीं है जिसमें हम इनकी ट्रेनिंग करवा सके। हमारे पास उस लेवल की व्हील चेयर्स भी नहीं होती, लेकिन मैदान में एक ऐसी स्पिरिट देखने में आती है कि वो गिरते भी हैं तो अगले बंदे को फील नहीं होने देते कि हमें चोट लगी। ताहाल ये टीम T20 एशिया कप जीतने के बाद सूबाई वजीर खेल और अमूर नौजवान पंजाब की जानिब से ऐलान करदा 5 लाख रुपए की इनामी रकम वसूल करने के इंतजार में हैं और उन्हें उम्मीद है कि आइंदा साल होने वाले व्हील चेयर वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी कौम उनका हौसला जरूर बढ़ाएगी। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। जून में आलमी यौम पनागज़ीन मनाया जाता है और इस माह के दौरान दुनिया भर में पनागज़ीनों से मुतालिक आगाही फैलाने की कोशिश की जाती है। अमरीकियों को पनागज़ीनों के मसाइल से आगाह करने के लिए वाशिंगटन में वन जर्नी या एक सफ़र के नाम से मुहिम जारी है और हाल ही में ये पैकेज हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। पहले आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। शहद की मक्खियाँ अमेरिका की एक ऐसी रियासत में अब लोगों का ज़रिया माश बन रही हैं जहाँ कभी मेशत कोयले से चल रही थी। अमेरिकी रियासत वेस्ट वर्जीनिया में कोयले की कानें बंद होने से लोग बड़ी तादाद में बेरोजगार हुए, मगर कुछ तंजीमें अब यहाँ लोगों को शहद की मक्खियाँ पालना सिखा रही हैं। अंधेरी कानों में काम करने वालों के लिए खुले आसमान तले मग्स पानी करना कैसा तजर्बा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जेम्स साइफर्स शहद की मक्खियाँ पालते हैं। फौज से रिटायर होने के बाद कुछ अरसे तक जेम्स तामीरात के शोबे से वाबस्ता रहे और फिर 16 बरस कोयले की कान में काम किया, मगर जब कानें बंद हो गईं तो इनकी मुलाजमत खो गई। तब उन्होंने शहद की मक्खियाँ पालने का काम शुरू कर दिया। ज़ेर ज़मीन कानों में काम करते हुए बहुत दफ़ा कीचड़ और अंधेरे में काम करना पड़ता था और वहाँ हालात बहुत बुरे थे। अब ये काम बुरा नहीं है, इसमें बहुत मज़ा आता है। अब मैं अपने कई सालों से जमा पुराने बिल भी अदा कर पा रहा हूँ और अपने खानदान की मदद भी कर सकता हूँ। जेम्स को ये रोजगार अब पहला चेन बी कीपिंग कलेक्टिव की मदद से मिली है, जो एक गैर मुनाफे बख्श इदारा है। ये इदारा बेरोजगार और कम आमदनी वाले अफराद को शहद की मक्खियाँ पालना सिखाता है। 5 हफ्ते का मुफ्त कोर्स खत्म करने के बाद जो लोग शहद की मक्खियाँ पालना चाहते हैं उन्हें मक्खियाँ, छत्ते और दूसरी जरूरी चीजें फराहम की जाती हैं ताकि वो कारोबार शुरू कर सकें। शहद की मक्खियाँ पालने के माहिर मार्क लिली इस इदारे में मुअल्लिम हैं। अपनी पिछली मुलाजमत के दौरान मैंने बहुत सी जगहों का सफ़र किया है। मैंने पिछले 30 बरस में रोज़गार के मौके ख़त्म होते देखे हैं। लोग इस सूरत हाल से मायूस हैं। तो अगर आप एक ख़ानदान को 3 से 5 हज़ार की इजाफी आमदन पैदा करना सिखा दें तो जो लोग $30,000 कमा रहे हैं उनकी ज़िंदगी में इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। साबका फौजी माइक डेविस ने शहद की मक्खियाँ पालने के कई और फवायद भी दरियाफ्त कर लिए हैं। ये रोजाना आपकी एक मसरूफियत बन जाती है। आप रोजाना छत्तों के बढ़ने का अमल देखते हैं। हमें इस अमल में रूहानियत का एक पहलू भी नजर आता है। ये शहद की मक्खियाँ न सिर्फ आपको सुकून देती हैं, बल्कि जैसे लोग कुत्ते पालते हैं वैसे ही मुझे इन शहद की मक्खियों से मोहब्बत है। और इनका ख्याल है कि ये इलाका शहद की मक्खियों के लिए बेहतरीन जगह है। वेस्ट वर्जीनिया का ये इलाका दुनिया की सबसे बड़ी चरागाह है। यहाँ कमर्शियल फार्मिंग ना होने की वजह से कीड़े मार दवाएं नहीं होती। सो हमारे पास पेड़ है, पानी है और ये माहौल शहद की मक्खियों के लिए बेहतरीन है। इलाके में मुख्तलिफ इकसाम के फूलों और दरख्तों का रस हासिल करके मक्खियाँ लजीज शहद बनाती हैं। जूली टोबा के साथ मलिक उमैद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वेस्ट वर्जीनिया। चलें इधर थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं,
ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं, तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशन के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। जुलाई का महीना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कुछ एक्साइटिंग रिलीज के साथ आ रहा है। इस माह न सिर्फ नेटफ्लिक्स का ड्रामा सीजन स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 3 रिलीज हो रहा है, बल्कि स्पाइडरमैन और लायन किंग फिल्म्स भी इस माह रिलीज हो रही हैं। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते हॉलीवुड में क्या हुआ, बता रही हैं वर्दा खलील। किंग ऑफ पॉप कहलाने वाले माइकल जैक्सन के फैंस ने इस हफ्ते उनकी 10वीं बरसी मनाई। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर नज़्म माइकल जैक्सन के सितारे पर सैकड़ों मदाह आए और कईयों ने फूल भी चढ़ाए। लेकिन बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के इल्जामात के बायस माइकल जैक्सन एक मुतनाज़िया शख्सियत बन चुके हैं। कई रेडियो स्टेशन अब उनके गाने नहीं चला रहे, मगर बहुत से फैंस इन इल्जामात को भी झूठ करार देते हैं। माइकल जैक्सन 25 जून 2009 को नशा आवर दवा की जरूरत से ज्यादा आने से हलाक हो गए थे। और टेलर स्विफ्ट भी इससे ये जगह नहीं छीन सकी, जिनका गाना यू नीड टू काम डाउन नंबर 2 पर है। ओल्ड टाउन टॉय स्टोरी 4 बॉक्स ऑफिस की उम्मीदों पर तो पूरी नहीं उतरी, लेकिन फिर भी 24 सालों से जारी टॉय स्टोरी सिलसिले की एक वीकेंड पर सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली पेशकश बन गई है। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर $118 मिलियन का बिजनेस किया, जबकि तवक्को थी कि 150 से $200 मिलियन कमा लेगी। वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। ये था हफ्तेवार सिलसिला हॉलीवुड हाइलाइट्स। आज के शो में हमने बात की जापान में जारी T20 समिट की, जिसमें सदर ट्रंप अहम आलमी रहनुमाओं से मिल रहे हैं एक ऐसे वक्त जब तजारती जंग अरूज पर है। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। एरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त। हैव अ ग्रेट वीकेंड।